Yes, very good morning to all of you. मेरी आवाज़ आ रही है आपको? Yes, I am best and I'm blessed. Thanks God. Thank you for your very good opinion for me. I'm really very happy to see you once again in this morning. I would like to welcome you all. Today our topic will be nursing process. As you know, and all of you get familiar with this topic already. So because it's a part of nursing theories, have you seen the content? आप उसके जो कोर्स आउटलाइन के कंटेंट आप चेक करेंगे तो ओवरव्यू दिया हुआ नर्सिंग प्रोसेस का कि आपने ये क्यों व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट इन द नर्सिंग प्रोसेस इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट एंड व्हाई वी नीड टू रिव्यू इट अगेन. Even we are having this learning in the first year to second year, third years, still in the fourth year, because this process is nursing core working practice. So that's why it's a very essential, because once you will learn, it will never end until you will not end. So अप एंड हो सकते हैं, बट दिस प्रोसेस विल नेवर एंड, बिकॉज दिस इज गोइंग ऑन एंड स्टिल अंटिल कोई नया थ्योरिस्ट नहीं आ जाता जिसको वो कि वो चैलेंज करे. बट आई थिंक सो आज तक तो इसको कोई 4 सदियाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन इसको कोई चैलेंज नहीं, बिकॉज दैट इज़ द प्योर वर्क ऑफ द नर्स. विदाउट नर्सिंग प्रोसेस नर्स कैन नॉट वर्क प्रॉपरली. और ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए वो पेशेंट को क्या करती है, असेस करती है, डायग्नोज करती है, और उसका जो है प्लानिंग करती है, डायग्नोज करती है, फिर उसको इंटरवेंशन देती है, इंटरवेंशन के साथ उसका रैशनल भी चेक करती है, देन एवेलुएट करती है. लेकिन ये हमारा बेसिक प्रोसेस है. तो वंस शी विल यूज टू गो टू इन द एडवांस लेवल, यू नो दिस इज, हम क्या उसके लिए सीसीएम यूज़ करते हैं, क्रिटिकल केयर मैपिंग यूज़ भी कर क्रिटिकल केयर मैपिंग यूज़ कर, जिसमें हम डिफरेंट डायग्नोज के साथ, यहाँ तो पे तो हम सिर्फ एक सिंगल प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन उसमें मल्टीपल वे से पेशेंट के जो है मैनी सिम्टम को भी जो है हम ट्रीट कर सकते हैं. सो नर्सिंग प्रोसेस की आपको डेफिनेशन का पता ही होगा कि नर्सिंग प्रोसेस इज अ क्रिटिकल थिंकिंग process that professionals use to apply the best available evidence to caregiving and promoting human functions and responses to health and illness. ठीक है. सो थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था क्रिटिकल थिंकिंग, अगर आपको याद हो तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, किसी को पता है क्रिटिकल थिंकिंग? कैन एनीबॉडी शेयर योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस नर्सिंग प्रोसेस? हरी अप लाइबा, मिशेल, नेहा, सहरम, इमन. हेलो लाइबा, मिशेल, प्लीज एनीवन कैन शेयर योर ओपिनियन अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग. सो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है इन नर्सिंग प्रोसेस में, हम क्या करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और व्हाट वी नीड टू फाइंड थ्रू दिस क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग प्रोसेस. बिकॉज एवरी ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड, जो हमने जब भी हम किसी के एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करते हैं या किसी सिचुएशंस को पे रिफ्लेक्ट करते हैं, वी नीड टू थिंक क्रिटिकली, बिकॉज विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग we cannot go to get the depth knowledge about anything. ठीक है, कोई इवेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, आपने रिपोर्ट करना है, या आपने उस पर पेशेंट की किसी इवेंट और सिचुएशंस को आपने क्या करना है, क्रिटिकली एवेलुएट करना है या उसको असेस करना है. यू नीड टू थिंक क्रिटिकली थिंक करने का मतलब है कि आपको जो मैंने एक फार्मूला बताया हुआ, आई एम ऑलवेज यूजिंग दिस क्रिटिकल थिंकिंग को एज ए फार्मूला के तौर पर इसको मेमोराइजिंग के लिए. Ma'am, critical thinking is considered as the six senses. Yes, you can. Good opinion, but um, actually, and rationally thinking. Yes, rationally thinking, or your
opinion is very approaching to that criteria good. लेकिन जो critical thinking के लिए हम जो एक फार्मूला यूज करते हैं जिसमें हम five wives और one husband mean what happened, why it happened, where it happened, हु इज इन्वॉल्व, ठीक है ना. सो ये सारे जब हमारे रैशनल थिंकिंग, जिसको अलाइबा ने जैसे कहा है कि ये रैशनल थिंकिंग है, तो रैशनल थिंकिंग हम डेप्थ जैसे किसी भी इंसिडेंट को किसी भी क्रिटिकल इवेलुएट करने के लिए ये सारे जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं ताकि जो है हम गहरे से किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें. यस. तो उसके लिए क्या करती है, वो क्या करती है, क्रिटिकल थिंक करती है और इसके लिए जो है डेप्थ नॉलेज को एक्सप्लोर करती है. प्रोसेस के लिए प्रोफेशनल यूज द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस टू केयर गिविंग, ठीक है. हम फिर उस पर क्या करती है, प्रमोट ह्यूमन फंक्शंस एंड रिस्पॉन्स टू हेल्थ एंड इलनेस. तो इसमें वो एविडेंस देखती है कि व्हाट एविडेंस इज बेस्ट टू रिस्पॉन्स द प्रोसेस एक्टिवली कंसेप्चुलाइज. हाँ यस, तो ये तो हाँ इसकी डेफिनेशन है. पहले उस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली कॉन्सेप्चुलाइजेशन करती है, उसको एनालाइज करती है. राइट, वेरी गुड लाइबा. एनालाइज भी करती है, यानी कि पहले उसका जिस डेटा लेती है उसका कॉन्सेप्ट उठाती है कि इज इट ट्रू, वो जो है मेन इसका आइडिया, यानी कि डाटा लेके उसको क्या करती है, एनालाइज, उनके अंडरस्टैंड करती है. अंडरस्टैंड करने का मतलब है कि उसको उसके पार्ट में अंडरस्टैंड करती है, देन मेक इट सिंथेसाइज टू टेक द होल कॉन्सेप्ट अवेल एंड फाइंडिंग एन आंसर. वेरी गुड, ठीक है. डीप एंड वाइज थिंकिंग है मैम. हाँ ठीक है. सो ऑल ऑफ योर ओपिनियन इज रियली सपोर्टिंग दिस क्रिटिकल थिंकिंग. सो इस जब भी हमने पेशेंट का डेटा लेना है, हमने इसको एक्टिवली कंसेप्चुलाइजेशंस करना है, एनालाइज करना है, सिंथेसाइज करना है एंड एवेलुएट द फाइंडिंग एंड आंसर, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम का आंसर फाइंड कर सको. क्योंकि पेशेंट के भी प्रॉब्लम में हम ये सारी जो है सेंसेस को यूज़ करते हुए, रैशनल थिंकिंग को यूज़ करते हुए हम इसको क्या करेंगे, कंसेप्चुलाइज करते हैं. फिर हम उस पर क्या कहते हैं, एनालाइज करते हैं. मैंने आपको बताया इसमें आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, आपको मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाई, उसमें है ना जो फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन. आपका इसमें एक्चुअली कॉग्निटिव डोमेन जो है वो इसमें यूज होता है. आल्दो के इसमें आपकी क्या होती है, अफेक्टिव डोमेन भी यूज करते हैं आप. इसमें जो है साइकोमोटर स्किल डोमेन भी यूज करते हैं, ठीक है. So according to American Nursing Association 2010, this definition is gotten from them. Nursing process is systematic method of providing care of the client. Of course इसमें एक सिस्टम है, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप को लीड करता है. फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ है, सिक्स है, ठीक है. तो वो एक सिस्टमैटिकली, यानी कि पहले आपको असेस करना है, फिर आपको जो है प्लान करना है, डायग्नोज करना, प्लान करना, फिर उसको अपने इम्प्लीमेंटेशन करना है, एवेल्युएशन करना है. So nursing process is systematically. Yes, good, Michelle Ayub, very good. बहुत अच्छी, आपने भी बहुत अच्छा शेयर किया है. The nursing process is a systematic method of planning, providing individualized nursing care, ठीक है. So इस सिस्टम की एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सिस्टमैटिक प्लानिंग के जरिए क्या करते हैं, इंडिविजुअल को केयर प्रोवाइड करते हैं. इसका पर्पस क्या है, टू आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ स्टेटस एंड एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम और नीड. कोई बताएगा एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम क्या होते हैं? एनीवन कैन प्लीज. अच्छा लगता है, एटलीस्ट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन माय विद माय लेक्चर्स और यू आर लर्निंग एज वेल. जी यस माय डियर, एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम क्या होता है? जी बताएगा कोई, एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या होता है? एट प्रेजेंट पोटेंशियल आर डेट आर. फैन मत चलाना प्लीज मैडम.
आवाज नहीं आती स्टूडेंट को। मैं लेक्चर ले रही हूँ। जी लाइव एक्चुअल आपने बताया है, एक्चुअल एट प्रेजेंट पोटेंशियल। एनीवन कैन? नो वन कैन। जी, जब भी हम किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोज को देखते हैं और पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोज को देखते हैं। तो जो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोज है ना, उसको हम क्या कहते हैं, यूजिंग बाय PES। थ्री पार्ट में अंडरस्टैंड करते हैं। थ्री पार्ट इसके हैं, PES लिख लें आप अपने पास। प्रॉब्लम रिलेटेड टू द etiology, causes, as evidence and manifested by the sign and symptom of किसी भी चीज की डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक जिसको कह सकते हैं। यस यस, जो एक्चुअल वो जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम है। वेरी गुड, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं उस वक्त, क्या प्रॉब्लम को देखते हैं, उसके etiology को देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है और उसकी कॉज क्या है, एविडेंस क्या है, और मैनिफेस्टेड साइन बाय साइन एंड सिम्टम पेशेंट के क्या बता रहे हैं, ठीक है। और जो है इसको इस तरह से देखते हैं, क्या देखते हैं, PES के फार्मूला से। जब एक्चुअल प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है इसको PES फार्मूला यूज करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू etiology एज एविडेंस बाय और मैनिफेस्टेड बाय द साइन एंड सिम्टम। जो पेशेंट बता रहा होता है उसके मुताबिक जो है, पहला पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, उसकी कॉज क्या है, ठीक है, और पेशेंट के साइन एंड सिम्टम क्या है, ठीक है। तो हम इससे क्या करते हैं, पेशेंट की डायग्नोज को पेशेंट को डायग्नोज करते हैं। और पोटेंशियल डायग्नोज जो कि है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू etiology कॉजेज, इसमें सिर्फ etiological कॉजेज देखते हैं, ना कि हम जो है पेशेंट के साइन सिम्टम को देखते हैं। हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को, उसके एक्चुअल प्रॉब्लम जब हमने आइडेंटिफाई करना है, वी नीड टू फाइंड द एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम रिलेटेड टू देयर हेल्थ एंड नीड। हमने ये इसको देखना है। आवाज आ रही है, ऑडियो इशू मैम? लाइबा मेरी आवाज आ रही है अब आपको? फिर हमने क्या करना, पेशेंट की नीड के मुताबिक प्लान को एस्टैब्लिश करना, ताकि उनको जो है नीड मेट हो सके, और फिर उनको डिलीवर करना नर्सिंग केयर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है।
So this is the three purpose of nursing process. अब कंपोनेंट इसमें कौन कौन से हैं? आवर कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस के जो कंपोनेंट है, इट इन्वॉल्व असेसमेंट डाटा, डाटा असेसमेंट है, डाटा कलेक्शन है, नर्सिंग डायग्नोज है, इम्प्लीमेंट प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है एंड एवेल्युएशन है। ठीक है, इसके ये स्टेप है। यू सीन इन दिस साइक्लिक, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, ये देखिए असेसमेंट, डायग्नोज, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन। ठीक है, सो इस जो प्रोसेस है इसका क्या नेचर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? साइक्लिक है, डायनामिक इन नेचर है, क्लाइंट सेंटर्डनेस है, जिसमें क्लाइंट के जो है जो मरकजी जो इसमें फोकस इसका क्लाइंट पर है, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग है। इसका मतलब है कि क्या फोकस करना, पेशेंट के प्रॉब्लम का फोकस और इसको डिसीजन मेकिंग में इट विल हेल्प यू थ्रू इफ यू प्रोसेस दिस to identify the patient problem. It will help you to solve the problem as well to make the decisions. Okay, so interpersonal and collaborative style. ठीक है, ये आपको पता है इंटरपर्सनल समझते हैं ना, कोलैबोरेटिव यानी कि विद द पेशेंट एंड जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है और नर्स है, जो दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के जरिए। और यूनिवर्सल कैपेबिलिटी आपने देखा, ये यूनिवर्सली जो है अप्लाई किया जाता है, ना कि एक स्टेट या नेशन की बात नहीं कर सकते, बल्कि पूरी जो आईसीएन जो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक जो हमें जो स्टैंडर्ड हमें आईसीएन जो हमें क्या करती है, केयर स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं। सो ऑल द नेशंस एंड ऑल द जो स्टेट्स एंड दे आर फॉलोइंग दिस पैटर्न। यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग और क्लिनिकल रीजनिंग यूज करना पड़ती है, आपको रैशनल देना पड़ता है। ठीक है, क्या आप ये काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। अब हम बात करेंगे असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? अब हम असेसमेंट की बात करेंगे तो असेसमेंट क्या है? असेसमेंट में हम देखेंगे असेसिंग, कलेक्ट डेटा करते हैं और डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट करके उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। ये आपको सबको ही पता। फिर हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं थ्रू द एक्चुअल और पोटेंशियल जो है। फिर हम इसमें प्लानिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो थे एट द मोमेंट जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कि जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसमें जो है उनके हेल्थ एजुकेशन के जो अकॉर्डिंग टू जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उनके मुताबिक हम उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं। फर्दर प्रोटेक्शंस एंड हेल्थ प्रमोशंस पर इम्प्लीमेंटिंग, फिर हम उसको उस जो हमने सारा कुछ किया तो हम फेज में इम्प्लीमेंट करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में जो है आपका जो साइकोमोटर स्किल्स आ जाती हैं, देन हम क्या करते हैं और साथ में इसका रैशनल भी दे रहे होते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। फिर हम इसको एवेलुएट करते हैं कि वेदर whatever we have planned it met the patient and client need already met or not met. If met then it's okay, satisfactory. If not then you need to repeat it again. असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट की जो डेफिनेशन है, असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस collection, organization, validations and documentations of information. असेसमेंट में क्या करते हैं, ये एक सिस्टमैटिक है जिसमें क्या करते हैं, हम पहले सब्जेक्टिव डेटा होता है, फिर हम उसको ऑब्जेक्टिव डेटा के जरिए क्या करते हैं, उसको असेस करते हैं। यानी कि एक सिस्टम है, सिस्टम के जरिए हम उसका करते हैं, पेशेंट को पहले उसके पर्सपेक्टिव से जानते हैं, फिर अपने पर्सपेक्टिव से अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी सेंसेस को यूज़ करते हैं, अपनी जो है अपनी नर्सिंग नॉलेज को यूज़ करते हुए हम उस प्रॉब्लम को वैलिडेट कर रहे होते हैं। ठीक है, whether this information is regarding according to the symptom is true or not. ठीक है, इन सब चीज़ों को हम क्या कर रहे थे, एवेलुएट करते हैं। इसलिए कंटिन्यूस है, कलेक्शंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वैलिडेशंस है एंड डॉक्यूमेंट। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ असेसमेंट कितनी होती है।
There is a 4 different type of assessment are initial nursing assessment है, problem focused assessment है, emergency assessment है, and time lapsed जो है assessment reassessment है. ये आपने इस तरह पहले पढ़ा हुआ है? ओके, सो इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट होती है, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट है, एमरजेंसी असेसमेंट है, टाइम लैप्स्ड जो रीअसेसमेंट है. यार ये किसका मोबाइल इतना नॉइसी? इनिशियल असेसमेंट टाइप ऑफ असेसमेंट में सबसे हम देखेंगे पहले इनिशियल असेसमेंट. चलो, हु वाज योर टीचर? So initial nursing assessment performed within specified time after admission, यानी कि एडमिशन के बाद जो सबसे पहले जो हम लेते हैं, हम जो सबसे पहले जो खास जो एडमिशन के बाद जो है हम जो असेसमेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं? इनिशियल असेसमेंट करते हैं टू एस्टैब्लिश द कंप्लीट डेटाबेस फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. फॉर एग्जांपल नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट. ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशंस जो है. ओह वेरी गुड, फिर आपको बहुत अच्छा आपने पढ़ा होगा. अच्छा, मैं समझ रही थी शायद सुजैन ने पढ़ाया हो आपको. हाँ जी, इसमें क्या करते हैं कि ऐसा हम क्या करते हैं कि डेटाबेस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करते हैं डेटा की बेस पर, जैसे नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट होती है. ठीक है, इसकी एग्जांपल है. सो प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट क्या है? टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इन अर्लियर असेसमेंट. ठीक है, इसमें जो है ख़ास प्रॉब्लम जो है उसको स्टेटस को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि आइडेंटिफाइड इन द अर्लियर. फॉर एग्जांपल आवरली चेकिंग ऑफ वाइटल और फीवर पेशेंट. इसको हम क्या करते हैं, जो किसी खास प्रॉब्लम के अंदर जो फोकस करके हम किसी प्रॉब्लम, जैसे पेशेंट को कोई खास सिम्टम हो रहा है, फीवर हो रहा है या उसे पेन हो रही है, तो आप क्या कर ले, आवरली उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, हम उसको क्या कहते हैं? प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट होती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स है. ठीक है, इनिशियल असेसमेंट होती है, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट होती है, जैसे उसने फीवर की एग्जांपल दी है, सो यू कैन अंडरस्टैंड. नंबर 3, इमरजेंसी असेसमेंट. इमरजेंसी असेसमेंट में क्या करते हैं? ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस टू आइडेंटिफाई एनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस. ठीक है, कि जब आप देखो कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में जो कि सबसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है, सिचुएशन, जिसको हम क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं, इसको क्या कहते हैं? इमरजेंसी असेसमेंट कहते हैं. सो रैपिड असेसमेंट जो है, फॉर एग्जांपल है रैपिड असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एयरवे ब्रीथिंग स्टेटस एंड सर्कुलेशन ड्यूरिंग अ कार्डियक अरेस्ट. या कोई भी जो है क्लैप्स हो जाता है या इमरजेंसी में कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी असेसमेंट कहते हैं. राइट. सो time lapsed reassessment several months after initial assessment to compare the client current health status with the data previously obtained. ठीक है, सो हम महीनों के बाद, जैसे आप आफ्टर इनिशियल असेसमेंट जैसे हम कहते हैं ना, तो इनिशियल असेसमेंट की तरह जब हम ले रहे होते पेशेंट की, तो बहुत सारे जैसे सेवरल मंथ के बाद, फ्यू मंथ के बाद जो है उसके साथ हम जो हेल्थ स्टेटस के साथ करंट हेल्थ स्टेटस को प्रीवियस जो हमने लिया होता है उसके मुताबिक उससे जो कंपेयर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टाइम लैप्स्ड. क्या है? रीअसेसमेंट.
जी, ओके, ठीक है, राइट। सो इसका मतलब आपको समझ आ गई, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे डाटा कलेक्शंस की। डाटा कलेक्शंस क्या इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट हेल्थ स्टेटस. It includes the health history, physical examination, result of laboratory and diagnostic test, material contributed by other health personals. ठीक है. So डाटा का मतलब है from every perspective of his health history से है, physical examination हो या फिर result of laboratories हैं, diagnostic test हैं या फिर कोई ऐसा material जो कि other health professional के जरिए भी हम उन प्रॉब्लम को क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे थे, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शंस ऑफ डाटा रिगार्डिंग द, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो पेशेंट की हेल्थ स्टेटस के लिए जो हम पेशेंट से लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा कहते हैं. टाइप ऑफ डेटा, कितने टाइप का डेटा होता है, टू टाइप, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा. सब्जेक्टिव डेटा में क्या करते हैं, आल्सो रेफर टू एज सिम्टम और कवर्ड डेटा. ठीक है. एंड क्लियरली ओनली टू द पर्सन अफेक्टेड एंड कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाय दैट पर्सन. यानी कि कोवर्ट एंड ओवर्ट का पता होगा ना आपको. कोवर्ट का मतलब क्या होता है पता है. यस माय डियर. जी, कोवर्ट का मतलब होता है कि जो कि सीक्रेट होता है, एंड ओवर्ट का मतलब होता है जो सीक्रेट और जो कंसील्ड नहीं होता. ठीक है. इट्स अ लाइक अ ओपन टू व्यू और नॉलेज. ठीक है. जो ओवर्ट एंड कोवर्ट डेटा होता है उसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, और कोवर्ट के अंदर जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं, ओपन नॉट ओपनली एक्नॉलेज्ड और डिस्प्लेड, यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो हम ओपनली नहीं कर सकते, डेट इज लिमिटेड विद द क्लाइंट. सो उसी के पास जैसे इचिंग है, पेन है, फीलिंग ऑफ वरी है, और एग्जांपल ऑफ द सब्जेक्टिव डेटा. सब्जेक्टिव डेटा में जो है आप देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव डेटा में जैसे उसने ये प्रॉब्लम बताया कि पेशेंट जो क्या करता है अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, दैट इज इन द covert data. I mean not openly acknowledge or display नहीं होता, that is only from with the patient. जी नहीं. हाँ. Objective data also referred to as a signs of overt data. ये क्या होता है, overt data होता है. जैसे मैंने आपको overt के बारे में बताया कि overt क्या है. ठीक है. ये क्या है, ओपन टू व्यू और नॉलेज नॉट, ये जो है वो सीक्रेट नहीं होता, इट्स ओपन वन होता है. ठीक है. तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवर्ट का मतलब ओपन. इसे याद रख लेना, ओवर्ट एंड कोवर्ट. So also referred to as a sign of overt data and detectable by an observer or can be measured, tested against the accepted standard. They can be seen, heard, felt or smelled and they are obtained by observation and physical examination. जो objective data है आपने देखा है कि उसमें हम क्या करते हैं, हम यानी कि पेशेंट के साइन के अकॉर्डिंगली जो पेशेंट बता रहा है साइन को ऑब्जर्व करते हैं, सिम्टम पेशेंट बताता है, अन साइन को हम जो ओपनली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए इसको ओवर डेटा कहा गया, क्योंकि वो हमें नजर आ रहा था. अगर पेशेंट किसी चीज़ की सिवियरिटी को एक्सप्लेन कर रहा है तो हम असेसमेंट के जरिए उसको देख सकते हैं, यानी ये क्या है, ओवर डेटा है. सो इसको जो है इजीली डिटेक्ट करके ऑब्जर्वेबल और कैन बी मेजर और टेस्टेड अगेंस्ट एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड के मुताबिक जो हम इसको असेस कर सकते हैं, और ये हम इसको सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं और इसको स्मेल कर सकते हैं, जिसमें क्या आपकी ऑब्जर्वेशन जो होती है ऑब्टेन बाय ऑब्जर्वेशन के जरिए जो हम इसको करते हैं, और या फिर फिजिकल एग्जामिनेशंस करते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन यूज करके. ठीक है.
For example, a discoloration of the skin or a blood pressure reading is objective data. जी आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो है एग्जाम्पल जैसे उसने बताया कि डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन और ब्लड प्रेशर है रीडिंग इन ऑब्जेक्टिव डेटा। ये आपको पता चल जाएगा कि अगर स्किन डिस्कलरेशन है तो वो कितने किस टाइप की है, क्या स्टेज है, कोई सोर्स तो नहीं है, या फिर जब ब्लड प्रेशर है तो वो कितना है। आप उसके अंदर उसकी सिचुएशंस को देख सकते हैं, पेशेंट की फिजिकली कंडीशंस क्या है, इट डिपेंड। ठीक है, सोर्स ऑफ डेटा की बात करें तो सोर्स ऑफ डेटा डेटा आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इज क्या है, इट इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द क्लाइंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। इसमें हम जो क्लाइंट से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी। दैट कंसर्न पर्सन, वी टुक द डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट पर्सन। सेकेंडरी में करेंगे, इट इज अ इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल द सोर्सेज रादर अदर देन द क्लाइंट केयर आर कंसीडर, all sources other than the client care consider secondary sources। फैमिली मेंबर हो गया, हेल्थ प्रोफेशनल्स है, रिकॉर्ड्स है, रिपोर्ट्स है, लेबोरेटरी है, डायग्नोस्टिक रिजल्ट आर द सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, सो प्राइमरी विद द डायरेक्टली विद द पेशेंट एंड सेकेंडरी विद ऑल अदर, और अदर जो मेंबर होते हैं जो उसके फैमिली के हो गए, प्रोफेशनल हो गए, रिकॉर्ड कर फाइल से कर लिया या लेबोरेटरी की रिपोर्ट चेक करके आपने डाटा लिया है, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स डाटा कहते हैं। सो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शंस कौन कौन से हैं? द मेथड यूज टू डाटा कलेक्ट आर ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन। हम जो डाटा कलेक्ट करें उसका ये तरीकाकार, हम उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरव्यू करते हैं या फिर एग्जामिनेशन करते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं। इट इज ऑफ गैदरिंग डाटा बाय यूजिंग द सेंस, स्मेल एंड हेयरिंग, द हेयरिंग आर यूज्ड। इसमें हम क्या करते हैं, जब डाटा गैदर करते हैं तो हम अपनी सेंसेस का यूज करते हैं। आपको क्या आप देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और आप सुन सकते हैं। जो ऑब्जर्वेशन जब करते हैं तो वी कैन ऑब्जर्व बाय थ्री सेंसेस, जिसमें विजन है, स्मेल एंड हेयर है, हेयरिंग है। तीन सेंसेस को यूज करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। इंटरव्यू कैसे करते हैं, एन इंटरव्यू इज प्लान्ड कम्युनिकेशंस और कन्वर्सेशंस विद द पर्पस। ठीक है, जैसे आपने देखो, ये देखो पिक्चर्स में जो थोड़ी सी मैंने इसको मिनिमाइज नहीं किया हुआ पिक्चर को, इसलिए थोड़ा सा इसका जो वर्ड है वो हाइड हो गए हैं। सो प्लीज डोंट वरी, यू कैन अंडरस्टैंड। सो इंटरव्यू का मतलब होता है, ठीक है, तो जब इंटरव्यू हम करते हैं तो ये एक प्लान कम्युनिकेशन होती है जो कि पर्पसफुल होती है। ठीक है, विद द पर्पस हम किसी चीज का क्या है, इंटरव्यू करते हैं। देयर इज अ टू टाइप ऑफ अप्रोचेस टू इंटरव्यू, एंड डायरेक्ट और नॉन डायरेक्टिव। कौन सी होती है, डायरेक्टिव होती है और नॉन डायरेक्टिव होती है। डायरेक्टिव होती है हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चंस एंड द नर्स कंट्रोल द इंटरव्यू। ठीक है, ये इस अप्रोच में डायरेक्टली क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जो है सवाल पूछते हैं। नॉन डायरेक्टिव जो है इंटरव्यू है और रैपिड बिल्डिंग इंटरव्यू है, द नर्स अलाउ द क्लाइंट टू कंट्रोल इंटरव्यू। इसमें क्या है, थ्रू रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिलेशनशिप के जरिए। जो नॉन डायरेक्टिव है, नर्स जो है क्लाइंट को क्या करती है, जो उसके रिलेशनशिप के जरिए जो वो क्या करती है, किसी के जरिए होगा या जिस तरीके से भी वो क्या करती है, रैपिड बिल्ड करके इंटरव्यू लेती है। इसको नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू कहते हैं। सो स्टेजेस ऑफ एन इंटरव्यू। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरव्यू की बात करें। इंटरव्यू में हमने देखा था कि ये क्या है, इंटरव्यू क्या है, प्लान कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन विद द पर्पस। बिकॉज वी हम क्यों इंटरव्यू का, वी हैव अ पर्पस एंड गोल टू कलेक्ट द डेटा और इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशंस। ये डायरेक्टिव होती है और नॉन डायरेक्टिव होती है। डायरेक्टिव कैसे होती है कि इट्स अ highly structured and ask the questions and the nurse control the interview। सो नॉन डायरेक्टिव के बारे में हम जो रैपिड बिल्ड करके किसी दूसरे सोर्स से, या जो है नर्स अलाउड द क्लाइंट टू
कंट्रोल द इंटरव्यू। सेकंड रेफरेंस के जरिए जो हम को नॉन डायरेक्टिव कहते हैं। स्टेजेस ऑफ एन इंटरव्यू हैज 3 मेजर स्टेजेस, जिसमें ओपनिंग और इंट्रोडक्शंस होता है, बॉडी और डेवलपमेंट होता है, क्लोजिंग होता है। ये 3 चीज़ों पे जो है ना इंटरव्यू आपका होना चाहिए। फर्स्ट है एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशंस क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन इज अ सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन मेथड टू collect health problem. To conduct the examination, the nurse use technique of inspection, palpation, percussions, and auscultations. You are already familiar with 4 step of assessment. Examinations, ठीक है, आपको एग्जामिनेशन के लिए 4 स्टेप आते हैं। इंस्पेक्शंस में क्या करते हैं? पल्पेशंस में इंस्पेक्ट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, पल्पेट बाय टच, परकशंस बाय जो है बाय टाइपिंग, टाइप करके जो हैंड्स टैपिंग करके जो हम क्या करते हैं परकस करते हैं, और ऑस्कल्टेट में स्टेथोस्कोप यूज करके जो हम क्या करते हैं उसको उसे जो एग्जामिन कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑस्कल्टेट भी करते हैं। राइट, अंडरस्टैंडिंग हो गई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की बात करें तो द नर्स यूज अ फॉर्मेट दैट ऑर्गेनाइज द असेसमेंट डाटा सिस्टमैटिकली। दिस इज ऑफन रेफर टू एज नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री एंड नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म। डाटा को वो कैसे ऑर्गेनाइज करती है? वो एक फॉर्मेट को यूज करती हुए जो है असेसमेंट जो सिस्टमैटिकली इसने डाटा असेस किया होता है उसको ऑर्गेनाइज करती है। एंड दिस वो जो है उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज ऑफर रेफर्ड एज नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री भी कहते हैं, और नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म के जरिए जो है हम पेशेंट का डाटा कलेक्ट करके उसको डाटा को ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं। राइट, तो वैलिडेट क्या करती है? वैलिडेशन जो है दिस इंफॉर्मेशन gathered during the assessment is double checked. Yes, वैलिडेशन जो है वो इंश्योर करता है, दैट मीन यू हैव ऑलरेडी डबल चेक्ड और वेरीफाइड टू कंफर्म दैट इट इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। राइट, यानी कि वैलिडेशन जो वो गारंटी है, डबल चेक है, वेरीफाइड है, यानी कि जो आपने ऑब्जर्व किया है वो क्या है? एक्यूरेट एंड कंप्लीट है। इट शोज लाइक दैट। सो डॉक्यूमेंट ऑफ डेट, डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ द डेटा। डॉक्यूमेंटेशंस में हम क्या करते हैं? Documentation of to complete the assessment phase, the nurse record client data. Accurate documentation is essential and should include all the data collected about the client health status. ठीक है, सो हमने इसमें करना क्या है कि जो भी डेटा जो हमने पेशेंट का लेना है खुदा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन डेटा में आपने क्या करना? टू कंप्लीट असेसमेंट फेज, अब फिर आपने उस डाटा को क्या करना? रिकॉर्ड करना है। असेसमेंट फेज को जब आपने कंप्लीट करना तो कर लिया, तो डेटा जो कलेक्ट किया उसको अपने डेटे को क्लाइंट डेटे को रिकॉर्ड करना है। इसको एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन इज एसेंशियल एंड शुड इंक्लूड ऑल डेटा कलेक्टेड अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। और वो डेटा जो होना चाहिए कलेक्टेड डेटा दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट। अब हम बात करेंगे डायग्नोज की। सो डायग्नोज के ये स्टेप है, ठीक है। डायग्नोज में एनालाइज डाटा, आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम, रिस्क एंड स्ट्रेंथ, फॉर्मुलेट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। पहले हम क्या करते हैं? जब हम प्रॉब्लम लेते हैं, डाटा लेते हैं, उस डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर उसके हेल्थ प्रॉब्लम को जो उससे रिलेटेड जो डाटा में आपको जो एंड थ्रू एनालाइजेशन जो है आपको उनके हेल्थ प्रॉब्लम और रिस्क और स्ट्रेंथ को देखते उसको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोस स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, पूरी डायग्नोज बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको PES का फार्मूला बताया था, उसके जरिए जो क्या करते हैं? पेशेंट को डायग्नोज कर लेते हैं। सो जो डायग्नोज है वो क्या होनी चाहिए?
is a second phase of the nursing process. In this phase, nurse use critical thinking skills to interpret assessment data to identify client problem. Yes, डायग्नोज जो है वो आपका सेकंड फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस है. इस फेज में आप करते हैं क्या कि आप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को यूज करते हो, डाटा असेसमेंट को, डाटा को ना इंटरप्रेट करके क्लाइंट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हो. ठीक है. सो नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोज, जिसको हम नेंडा कहते हैं, क्या है? नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोज. नाडा से बनता क्या? नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोज. ये एसोसिएशन है. नाडा डिफाइन और डिफाइन द नर्सिंग डायग्नोज. ठीक है. ये जो इसने जो अमेरिकन एन नाडा जो है, इसने नर्सिंग डायग्नोज के लिए हमें क्राइटेरिया बताया. इसके स्टैंडर्ड के मुताबिक हम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, पेशेंट के प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं. So NANDA की definition, the official NANDA definition of nursing diagnosis, a clinical judgment concerning a human response to health condition, life processes, or vulnerability for that response by an individual, family, group, or community. Yes. यानी कि नंडा की जो डेफिनेशन के मुताबिक जो नर्सिंग डायग्नोज है वो क्या क्या है? क्लिनिकल जजमेंट है, जिसको जिसको ह्यूमन रिस्पॉन्स जो है उसको क्या करते हैं, जो कंसर्निंग ह्यूमन के रिस्पॉन्सेज होते हैं रिलेटेड टू हेल्थ कंडीशन और लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, या फिर उनको वनरेबिलिटी कोई ऐसी रिस्क फैक्टर या रिस्क की चीज़ें हैं, ठीक है, बाय इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप एंड कम्युनिटी, उनको हम क्या करते हैं, क्लिनिकल जजमेंट के थ्रू जो है उन रिस्पॉन्सेज को क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस हो या उनके वनरेबिलिटी हो, लाइफ प्रोसेस, हेल्थ कंडीशंस हो, हम ठीक है उनको हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं. स्टेटस ऑफ नर्सिंग डायग्नोज, ये क्या चीज़ है? द स्टेटस ऑफ नर्सिंग डायग्नोज आर द एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम, प्रपोर्शन एंड रिस्क. जैसे मैंने एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम के बारे में बताया था कि किस तरीके से डायग्नोज करना था. इसमें कहते हैं स्टेटस ऑफ नर्सिंग डायज एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम. इसमें क्या होता है कि एक्चुअल हेल्थ स्टेटस का मतलब उसका एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम और जो फिर उसका जो रिस्क है उसको कहते हैं एक्चुअल डायग्नोसिस, द क्लाइंट प्रॉब्लम दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द नर्सिंग असेसमेंट. जो नर्सिंग असेसमेंट के दौरान देखते हैं कि जो पेशेंट का प्रॉब्लम है तो उसको हमको क्या कहते हैं, एक्चुअल डायग्नोज. सेकंड है हेल्थ प्रमोशन डायग्नोज. सो एक्चुअल प्रॉब्लम को मैंने आपको बता दिया. अब हम बात करेंगे हेल्थ प्रमोशन डायग्नोज. A health promotion diagnosis related to the client preparedness to improve their health condition. यानी कि ये हेल्थ प्रमोशन डायग्नोज हम क्या करते हैं कि इसमें हम क्लाइंट को क्या करते हैं, प्रिपेयर्डनेस के जो जरिए उनको इम्प्रूव करते हैं, उनकी हेल्थ कंडीशंस को है वो हम इम्प्रूव करते हैं. A risk nursing diagnosis, clinical judgment that a problem does not exist, but the presence of the risk factor indicate that a problem may develop it, adequate care is given, not given. ठीक है. रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस है कि जिसमें क्लिनिकल जजमेंट करते हैं, जिसमें प्रॉब्लम नहीं होता, नॉट एग्जिस्ट बट प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इंडिकेट. ठीक है, प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन जो है वो रिस्क फैक्टर जो वो इंडिकेट हो रहते हैं, दैट प्रॉब्लम में डेवलप इन एडिक्वेट केयर इज नॉट गिवन. तो ये सारा जो होता है ये रिस्क डायग्नोज है. 50 मिनट हो चुके हैं. मेरा ख्याल है कि अभी मुझे 5-7 मिनट रहने से लग जाएंगे. ठीक है. सो प्लीज एंड व्हेन वी हैव आंसर एंड क्वेश्चन. हमने रिस्क डायग्नोसिस शुरू किया. हम कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोस को लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. राइट. सो वेट फॉर व्हाइल वंस आई हैव, since I'm marking the attendance, so please wait and stay with me.
Yes, Insha and all of you are, thank you very much for participating in lectures, and so we'll see you in the next class. हम नर्सिंग प्रोसेस पे मैं मैंने एक और लेक्चर भी बनाया, इसमें भी जितना कंटेंट है मैं वो भी आपके साथ कवर करूँगी, और क्रिटिकल थिंकिंग को एक्सप्लोर करने के लिए जो उसका यूज़ है वो भी मैं थ्योरी के हिसाब से आपको करवाऊँगी, ठीक है। प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से सीखिएगा, और फोर्थ ईयर के लिए भी दुआ कीजिएगा, उनका थ्योरी सेमिनार का कम्युनिटी का पेपर है, ताकि वो जो है अच्छे से लर्न कर सकें, ठीक है। आप उनके लिए भी दुआ को रहिएगा, वो आपके लिए दुआ करेंगे, मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आपको बहुत बढ़ाए, अच्छे प्रोफेशनल बनाए, और जो है आपकी ज़िंदगी के तमाम जो मुश्किल एरियाज़ हैं उनको खुदा आप पे आसानी पैदा करे, और अच्छे 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 बच्चे और अच्छे प्रोफेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गॉड ब्लेस्ड आवर हैंड, ठीक है। मदर टेरेसा को देखो, वो कैसी जो है रुथ फाओ को देखो, उसने अपनी ज़िंदगी को छोड़ के, अपनी इस अमेरिकन लाइफ को छोड़ के हम पाकिस्तानियों के लिए जो है उसने बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं, बहुत सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। बहुत डेडिकेटली उन्होंने वर्क किया है अपनी फील्ड में, तो खुदा ने भी उन्हें बड़ा बरकत दिया है। जो अपने आप को अपने प्रोफेशन के साथ डेडिकेट कर देते हैं, खुदा उनको बहुत ब्लेस करता है, ठीक है। तो अपने आप को जो है हर वक्त खुदा के हाथों में रखें, ताकि आप हर तरह की मुश्किल से और बुरी तस्वीरों से बच के रह सकें, ठीक है। खुदा आप सबकी बड़ी हिफाजत निगहबानी करे। नेक्स्ट वीक सेमिनार का मेरा आपके साथ लेक्चर्स है, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू द लेक्चर ऑफ सेमिनार्स। नहीं, इट्स एट व्हाट टाइम इज इट, 12 to 1, ठीक है, 12 से 1 बजे तक है, ठीक है। सिमरा, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदा आपके साथ।